तो हमने चैप्टर शुरू करा है बायोलॉजी का, जिसका नाम है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखो, उससे पहले जो चैप्टर हमने देखा था जिसका नाम था तंत्रिका तंत्र, है ना। तो तंत्रिका तंत्र में हमने क्या देखा था कि उसमें किस तरीके से शरीर का जो काम है, जो नियंत्रण है और जो भी कार्य होते हैं वो किस तरीके से करवाता है, ठीक है। और इसी के साथ मिलकर, तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर कौन, हॉर्मोन्स, है ना, जो अंतःस्रावी तंत्र है वो मिलकर समन्वय स्थापित करता है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन में दोनों काम करते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब इस चैप्टर में देखो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो उनमें से हॉर्मोन्स निकलते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो भाई, इसमें हम पढ़ेंगे नलिकाहीन जो ग्रंथियां हैं, सॉरी, जो नलिकाहीन रहती है, जैसे नलिकाहीन ग्लैंड जो होती है। अब एक और होती है नलिका युक्त, उसमें से खुद इसमें से नलिका जाती है ग्लैंड में से, वो होते हैं एंजाइम्स। लेकिन यहाँ पर नलिकाहीन रहती है और यहाँ रक्त में डालकर हार्मोन्स ले जाए जाते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं हार्मोन, जो संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, और इसको हम अंतःस्रावी ग्लैंड्स कहते हैं, ग्रंथियाँ बोलते हैं। अब सबसे पहले मानव अंतःस्रावी तंत्र देखेंगे, जिसमें पीयूष ग्रंथि होती है, पिनियल ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि होती है, अग्नाशय होता है, पैराथायराइड होता है, थाइमस होता है, और जनन ग्रंथियाँ होती है। अब कुछ और भी अंग होते हैं जो भी हार्मोन उत्पादन करते, जैसे यकृत हो गया, रक्त हो गया, जठर, आत्र मार्ग हो गया और हृदय हो गया, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, और हमारे आत्र जो आत्र क्या रहती है हमारी आत्री मार्ग, जठर जो रहता है ना, वहाँ वो भी हार्मोन क्या कहता है, उत्सर्जित करता है। अब हम हाइपोथैलेमस की सबसे पहले बात करेंगे, जो कि ये भी हमारे अंतःस्रावी तंत्र में आता है। हाइपोथैलेमस से देखो भाई, दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, एक मोचक होता है, एक निरोधी होता है। मोचक मतलब जो कि हार्मोन को प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए, निकलवाएगा जो हार्मोन को, और निरोधी वो होता है जो हार्मोन को बहने से रोकेगा, उत्सर्जन से रोकेगा। और इससे लगी रहती है हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि। अब देखो भाई, मोचक कौन सा होता है, एक GnRH हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस से निकल के पीयूष ग्रंथि में जाता है और वहाँ से LH और FSH को निकलवाता है, जो कि जनन संबंधित हार्मोन होते हैं। अब देखो भाई, इसे हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, LH और FSH को। तो ये कौन निकलवा रहा है, GnRH निकलवा रहा है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ही बोलते हैं इसे। तो ये निकलवाता है। अब निरोधी कौन सा, एक होता है सोमेस्टेटिन हार्मोन। जो सोमेस्टेटिन हार्मोन क्या करता है, पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन को रुकवाता है, मतलब उसके क्या करवाता है, उसके स्राव को रुकवाता है, तो रोधक होता है, ठीक है, वृद्धि हार्मोन के। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ, देखो हाइपोथैलेमस में ही हार्मोन बन कहाँ रहे हैं, तंत्रिका जो स्त्रावी सेल हैं, है ना, जिन्हें न्यूक्ली बोलते हैं, वहाँ से ये हार्मोन बनते हैं। तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम न्यूक्ली होती है, उनसे ये बनते हैं। अब हम आते हैं प्यूटरिटरी ग्लैंड के ऊपर, जिसको हमने कहा पीयूष ग्रंथि। देखो भाई, पीयूष ग्रंथि, प्यूटरिटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 9 क्या रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, जो कि 2 हार्मोन्स तो आते हैं हाइपोथैलेमस से, बाकी जितने भी हैं वो सब बनते हैं इसी में, पीयूष ग्रंथि में। अब ये जुड़ी रहती है किससे, हाइपोथैलेमस से। एक डंठल ग्रंथ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम। अब इन्फंडिबुलम से जुड़ी रहती है एक पीयूष ग्रंथि, इस तरीके से संरचना रहती है, जो कि 3 भागों में विभाजित रहती है। एक होती है पार्स डिस्टेलिस, जो कि जिसको हम अग्र पीयूष बोलते हैं, एक मध्य पीयूष जिसे हम पार्स मीडिया बोलते हैं, और एक पश्च पीयूष जिसे हम पार्स नर्वोसा बोलते हैं, ठीक है। और पार्स नर्वोसा और इन्फंडिबुलम ये जो कि किससे कनेक्टेड रहते हैं, डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से, है ना, नर्व से कनेक्टेड है, इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। और जो हमारे पार्स मीडिया और पार्स डिस्टेलिस है ना, वो दूर है इस वजह से, और इन दोनों को मिलाकर हमने नाम दिया है एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अब एक और बात है, ये जो पूरी पीयूष ग्रंथि रहती है एक अस्थि में स्थित रहती है, अस्थि के अंदर मान लो, है ना, एक गुहा रहती है, अस्थि ऐसे इनको घेरे रहती है, और उस अस्थि का नाम क्या है, उस अस्थि को हम कहते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, ठीक है, वहाँ पर स्थित रहती है, उस गुहा में, अस्थि गुहा में स्थित रहती है हमारी कौन, प्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोल रहे हैं। अब इनके काम देखेंगे, जो कि इनमें कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। सबसे पहले पार्स डिस्टेलिस में अग्र जो पीयूष है उसमें से 6 हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन,
प्रोलैक्टिन हो गया, एफएसएच हो गया, और एलएच हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग थायरोक्सिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और एक हो गया हमारा लास्ट का ACTH जिसको हम बोलते हैं ACTH को हम बोलते हैं एल्डेस नहीं, हाँ, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड से संबंधित है। अब उसका मीडिया जो पार्स मीडिया मध्य जो पीयूष है उसमें से निकलता है MSH जिसको हम बोलते हैं मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इससे संबंधित होगा, मेलेनिन जो कि स्किन में रहती है हमारी सेल्स, है ना। अब ADH वैसोप्रेसिन रहता है जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है, पर पीयूष ग्रंथि में स्टोर रहता है वैसोप्रेसिन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन, ये भी हाइपोथैलेमस में बनता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये दोनों हार्मोन है हमारे किसके, लास्ट के पार्स नर्वोसा, जिसको हमने क्या बोला, पश्च पीयूष। अब हम पार्ट डिस्टेलिस की बात करें जिसमें से ग्रोथ हार्मोन निकला है। अगर ग्रोथ हार्मोन का अल्प स्रावण, ग्रोथ हार्मोन क्या ग्रोथ करवाएंगे, अगर सामान्य इनका स्त्राव होगा तो सामान्य ग्रोथ होगी, अगर मान लो ज़्यादा स्त्राव हो गया तो उससे क्या हो जाता है, उससे ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो उन ज़्यादा जो जिनमें होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं जाइंटिज्म या जाइंगेंटिज्म, ठीक है, जाइंट बनते हैं, दैत्य बनते हैं। और दूसरे अगर मान लो इसका अल्प स्त्रावण हुआ तो बोनापन आता है, क्या आता है, ड्वार्फिज्म आते हैं, ठीक है। अब LH और FSH देखो भाई क्या होता है, LH और FSH इन दोनों को हम जनन संबंधित हार्मोन बोलते हैं, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, और ये क्या करवाते हैं, ये सबसे पहले LH जो है नर में अगर देखें और मादा में दोनों में अलग है, नर में अगर देखें तो LH जो है वो आगे चलकर क्या करवाता है, लेडिक सेल से निकलवाता है, क्या निकलवाता है ये लेडिक सेल से यार, टेस्टोस्टेरोन, हाँ टेस्टोस्टेरोन निकलवाता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है भाई, जो कि आगे जाके हमारी जो स्पर्मोजेनेसिस है, जो शुक्र जो निर्माण है या शुक्र का बनना है, वो उसको प्रारंभ करवाता है टेस्टोस्टेरोन, अंदर जाता है। अब इसको अंदर लेके कौन जाता है, FSH, जो कि हमारी सर्टोली सेल से क्या निकलवाता है, बाइंडिंग प्रोटीन्स निकलवाता है, इसको हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो उसको अंदर लेकर जाते हैं। अब ये नर की बात हो गई। मादाओं में जो FSH है वो एस्ट्रोजन का निर्माण करवाता है, पुटक पहले निर्माण करवाएगा, और उन पुटकों से आगे निकलवाता है एस्ट्रोजन, जिसमें कि अलग अलग पुटक रहती है। सबसे बाहरी के अंदर वाली जो पुटक है उससे एस्ट्रोजन निकलवाता है ना, एस्ट्रोजन। और जो LH है वो प्रोजेस्टेरोन निकलवाता है जब कार्पस लूटियम बन जाती है, जब क्या अंडोत्सर्ग हो जाता है, अंडे का मतलब कि जो उसकी परतें हैं, जो पुटक है उसका विखंडन के बाद जो अंडोत्सर्ग होता है, उसमें जब कार्पस लूटियम जो ल्यूटियम वर्णक जमा हो जाते हैं, उससे फिर क्या निकलवाता है, कार्पस लूटियम जो बची हुई जो भित्ति है, पुटक है, उनसे प्रोजेस्टेरोन निकलता है मादाओं में। तो हमने ये LH और FSH का काम देख लिया। 3 भाई हार्मोन हो गया, 3 बचे हैं हमारे अग्रपीयूष के, है ना, पार्ट डिस्टेलिस के। अब TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करवाएगा, थायरोक्सिन का स्त्रावण करवाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलेगा, थायराइड ग्रंथि से निकलेगा। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये जो है ACTH, ये जो होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये एड्रीनल ग्लैंड से संबंधित होता है, और एड्रीनल ग्लैंड्स में कहाँ होती है, हमारे वृक्क के ऊपर होती है। और ये जो होती है ये किसका स्त्रावण करवाती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, ग्लूकोज से संबंधित होते हैं, जिसमें से एक तरह का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक समूह है, जिसमें से एक मेन हार्मोन निकलता है। और ये जो समूह रहता है ये हमारी रहता है किसका, जो हमारी क्या नाम है, अभी मैंने नाम लिया था किसका, एड्रीनल ग्लैंड है। उस एड्रीनल ग्लैंड की वल्कुट का दूसरा भाग रहता है, हाँ, तो उसका दूसरा भाग रहता है जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है, और उसमें से एक मेन हार्मोन रहता है कॉर्टिसोइल, और ये कॉर्टिसोइल 3 तरह के काम करवाएगा, आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो उस ग्लूकोकॉर्टिसोइल का क्या करवाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या करवाता है, स्त्रावण करवाता है, ठीक है, अधिवृक्क की वल्कुट से जो ग्लूको है उसका स्त्रावण ACTH करवाता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब देखो प्रोलैक्टिन जो होता है वो सबसे पहले तो स्तन ग्रंथियों का निर्माण करवाएगा, और स्तन ग्रंथियों का विकास करवाएगा, वृद्धि करवाएगा ना ग्रंथियों का, और दुग्ध स्त्रावण के लिए उत्तरदायी होगा, जो दुग्ध का निर्माण, स्त्रावण नहीं, निर्माण, प्रोलैक्टिन निर्माण करवाएगा, और क्या स्तन ग्रंथियों की वृद्धि करवाएगा मादाओं में, जो कि बेसिक बात है। अब पार्स मीडिया क्या होगा, जो कि हमारी क्या है,
जो मध्य पीयूष है वो उसमें से केवल और केवल क्या निकलता है, MSH, मेलिनो स्टोमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या, मेलिनो स्टोमुलेटिंग हार्मोन जो कि क्या है, मेलेनिन वर्धक से संबंधित है, जो कि निर्माण करवाएगा मेलेनिन, और त्वचा का वर्णकता, जो त्वचा का रंग है, रूप है, उसका नियमन करवाता है ये पार्स मीडिया जो पीयूष है, और इसमें से MSH। अब हम आते हैं पार्स नर्वोसा, ADH निकलता है, और जिसे हम वैसोप्रेसिन में बोलते हैं। ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, यूरिएटिक मतलब कि यूरिन उससे संबंधित है ना, इस वजह से वैसोप्रेसिन। और दूसरा ऑक्सीटोसिन, जो ADH है या वैसोप्रेसिन कहेंगे, ये क्या करवाएगा, ये जल के ह्रास को रोकता है, या जल के पुनरावशोषण, जल और आयनों का पुनरावशोषण करवाता है, कहाँ से, दूरस्थ संवलित नलिका से, वैसोप्रेसिन याद करो, जो कि हमारे उसमें आया था, कौन से, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन वाले चैप्टर में आया था, ठीक है। संवलित, दूरस्थ संवलित DCT से करवाता है। यदि जल का स्राव हो, मान लो ये हार्मोन कम निकले या इसकी कमी हो जाए किसी शरीर में, है ना, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा भाई, ज़्यादा जल निकलेगा, तो ज़्यादा जल का ह्रास होगा, तो उससे एक बीमारी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, परा उदकमह, डायबिटीज़ इंसिपिडस, उदकमह। तो उदकमह मतलब कि जल का ज़्यादा ह्रास होना मूत्र के द्वारा, मतलब कि पुनरावशोषण ना होना DCT में, ठीक है, तो उसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं, ठीक है, इंसिपिडस। अब ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, देखो ऑक्सीटोसिन जो है वो सबसे पहला काम इसका दुग्ध स्त्रावण का, दुग्ध का निर्माण तो होगा, इसको स्त्राव करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। और दूसरा काम हो गया, तो ये एक तो हो गया ये मिल्क का इजेक्शन, एक तरह से स्त्रावण, है ना, और दूसरा काम हो गया बर्थ से संबंधित होता है, तो ये बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन प्रसव के समय, पार्चुरेशन के समय निकलता है, जो कि क्या करवाता है, गर्भाशय की भित्तियों में, हाँ, गर्भाशय की जो भित्तियाँ रहती है, जो चिकनी भित्ति, जो दूत्य भित्ति रहती है, उसमें संकुचन करवाता है कौन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे पिनियल ग्रंथि। अब ये पिनियल ग्लैंड होती कहाँ है, ये पीयूष ग्रंथि के मान लो पीछे भाग में रहती है, हमारे मस्तिष्क से ही लगी रहती है, और जिससे मेलाटोनिन निकलता है। अब ये पिनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन निकलता है, जो कि क्या करवाएगा, हमारे 24 घंटे की जो सर्केडियन रिदम है, रात का पता लगना, है ना, किस तरीके से होता है, इसी मेलाटोनिन के कारण होता है। 24 घंटे सर्केडियन रिदम के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य सोने जागने के चक्र एवं बहुत थोड़ा शरीर के तापमान को नियंत्रण करना किसका काम है, हमारी पिनियल ग्लैंड का, जिसमें से हार्मोन कौन सा निकलता है, मेलाटोनिन। अब हम आते हैं थायराइड ग्रंथि के ऊपर, जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, है ना, थायराइड ग्रंथि, जिसमें कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा, और भी एक और हार्मोन निकलेगा, अभी हम देखेंगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये रही थायराइड ग्रंथि, है ना। अभी हम मस्तिष्क के अंदर की बात कर रहे थे, जिसमें अभी हमने हाइपोथैलेमस देख लिया, हमने प्यूटरी ग्लैंड देख ली, हमने पिनियल ग्लैंड देख ली, अब हम चौथी देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड, जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। 2 पालियाँ होती है ना, जो संयोजी ऊतकों से बनी होती है, और संयोजी ऊतक के पल्ली नुमा पतली से जुड़ी रहती है ना, और जिसको हम कहते हैं स्थिमस, ये स्थिमस से जुड़ी रहती है हमारी ये ग्रंथियाँ, ठीक है। और प्रत्येक थायराइड में पुट्टकों की बनी होती है, प्रत्येक किसकी बनी है, पुट्टकों की बनी रहती है, पुट्टक मतलब फॉलिकल्स की बनी होती है, और प्रत्येक पुट्टक में गुहा इस तरीके से खाली भाग रहते हैं, और जिनसे क्या होता है, इन पुट्टक सेल से 2 हार्मोन निकलते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं, एक T4 और T3 संश्लेषण करते हैं। अब ये T3 आगे जाके T4 बन जाएगा, T3 कम बनते हैं, T4 ज़्यादा बनते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, अभी हम देखेंगे इनको, चलो नाम बताता हूँ, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, है ना, या हम ये बोल सकते हैं चतुष्ट को क्या बोलते हैं हम, उस टेट्राई तो बोलते हैं ना, टेट्रा नहीं बोलते, सॉरी, हाँ टेट्राई बोलते हैं, ठीक है, और ट्राई बोलते हैं 3 कोट, है ना, ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन या थायरोनिन, है ना, ये हम निनस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से नाम हो गया इसका। अब ये थायराइड हार्मोन देखो, अब ये आयोडीन से संबंधित है ना, जो कि नमक में होता है आयोडीन, तो आयोडीन की अगर कमी होती है तो बीमारी होती है, देखो क्या होती है, थायराइड हार्मोन जो है वो किसको नियंत्रण करता है, BMR, जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है ना, जो हमारा आधारीय उपापचय जो संश्लेषण नियमन होता है उसको, और वह संश्लेषण भी कह सकते हैं,
जो कि क्या करवाएगा, उपापचय क्रिया करवाता है। उपापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर में होता है किसका होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक फैट हो गया और एक क्या प्रोटीन हो गया। प्रोटीन, वसा और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करवाता है, उपापचयन व संश्लेषण को नियंत्रित करता है। बेसल मेटाबॉलिज्म हार्मोन, ये थायराइड हमारे हार्मोन करते हैं, थायरोक्सिन मान लो, ठीक है। और आरबीसी के निर्माण में भी सहायता करते हैं भाई, आरबीसी के निर्माण में भी सहायता है। और जल व विद्युत अपघट्य नियमन भी ये करवा रहे हैं, जल और विद्युत अपघट्य का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं, ठीक है। उनका भी क्या कंट्रोल, एक तरह बैलेंस, है ना। अब देखो भाई हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म उसे कहते हैं जब थायराइड ग्रंथियों की वृद्धि हो जाती है। अब ये वृद्धि किस कारण हो सकती है, आयोडीन की कमी के कारण। जब आयोडीन की कमी होगी शरीर में तो थायराइड ग्रंथि क्या करेगी, शरीर से आयोडीन सोखेगी, है ना। तो इस वजह से ये वृद्धि करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन ले सके। तो इस वजह से ये वृद्धि करती है ताकि इन्हें आयोडीन की पूरी हो, है ना। तो जब पूरी नहीं होती है तो ये क्या करती है, अपनी वृद्धि करती है ताकि और अच्छे से और ज़्यादा कार्य कर सके, है ना, इसी वजह से। तो उसे बोलता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड्स जो है वो वृद्धि कर जाती है, जिसे गलगन गॉइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉइटर भी कहते हैं, ठीक है। अब गॉइटर में देखो, अगर गॉइटर ये है जो, या हम ये हाइपोथायरॉयडिज्म बोल रहे हैं, है ना। तो अगर ये मान लो गर्भवती महिला की हुई तो उसकी वजह से उसके बच्चे पर भी असर होता है, बाल पर भी असर होता है, बच्चे पे असर होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे में तो ये मंदबुद्धि आ सकती है, या उसकी त्वचा अनियमित हो सकती है, या बौनापन आ सकता है, या बहरापन आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आ सकती है ना। तो बच्चे होगा, और जिसको हम अवरोधित वृद्धि क्रिटिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, यदि क्या हो, वयस्क स्त्री में हो तब मासिक चक्र अनियमित हो जाता है। अगर वयस्क स्त्री में हो रहे हैं, है ना,